तो आज हम लोग शैनन थ्योरी के बारे में एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन करेंगे। हम बहुत डीप में नहीं जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, आई होप आपने प्रोबेबिलिटी थ्योरी का जो मैंने पोर्शन बताया था वो ठीक से पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो एक बार आप फिर से पढ़ सकते हैं, और बाकी मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर ही दूंगा, तो आप बाद में लगता है आपको कब कुछ चीज़ नहीं समझ पाए तो आप रेफ़र कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द परफेक्ट सीक्रेसी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शैनन डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट सीक्रेसी। परफेक्ट सीक्रेसी जिसको हम कई बार अनकंडीशनल सिक्योरिटी भी कहते हैं। अनकंडीशनल सिक्योरिटी। तो एक क्रिप्टो सिस्टम सपोज आपके पास है, like you have a plain text space, then you have ciphertext space, you have key space. हाँ, oh sorry, I forgot to share it. मैं शेयर कर देता हूँ। Now is it visible? Okay, so what I'm saying is, suppose that we have a crypto system, and let's say that crypto system is denoted by m. तो आपको याद होगा हमने क्रिप्टो सिस्टम डिफाइन किया था, इट वाज ए 5 टपल। सो 5 टपल में p इज द प्लेन टेक्स्ट स्पेस, c इज द सिफर टेक्स्ट स्पेस, k इज द कैपिश की स्पेस। सो कैलीग्राफिक फॉन्ट में लिखा हुआ है ये। एंड e इज इंक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड d इज डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, है ना। तो दिस वाज ए प्लेन टेक्स्ट फॉर्मल डेफिनेशन। नाउ इस प्लेन टेक्स्ट में आप जब एक प्लेन टेक्स्ट से सपोज देयर इज सेंडर s and sender want to send something to a receiver r. Okay, and there is a channel between both of them, and this channel is जनरली हम चैनल को एक पाइप के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं उसी तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो दिस चैनल इज अनसिक्योर। ओके, अनसिक्योर चैनल, समटाइम्स वी जस्ट रेफर इट एज पब्लिक चैनल, and here is some attacker, let's say Eve is some attacker that want to find out or that want to attack the communication over this channel। जो इस चैनल से कम्युनिकेशन जा रहा है वो उसको अटैक करना चाहता है। ओके, नाउ सेंडर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेंडर जो भी मैसेज सेंड करना चाहता है आर को, तो सेंडर चाहता है कि जो मैसेज है वो सिक्योरली आर के पास रिसीव हो। दैट मीन्स ईव उस मैसेज को रिसीव तो रिसीव कर भी ले तो उस मैसेज में प्लेन टेक्स्ट क्या कम्युनिकेट किया जा रहा है ईव को पता ना चले। ओके, सो एस क्या करता है, इंक्रिप्शन करता है और सिफर टेक्स्ट सेंड करता है, सी इज द सिफर टेक्स्ट। ओके, सो एक्स रैंडमली, सपोज एक्स प्लेन टेक्स्ट स्पेस में से एक मैसेज चुनता है एक्स, एंड उसको इंक्रिप्ट करके इंक्रिप्शन एल्गोरिथम से एक की भी वो चूज करता है रैंडमली, और फिर इंक्रिप्ट करके सिफर टेक्स्ट जनरेट करके इससे ट्रांसमिट करता है। एंड ईव कैन कॉपी दिस सिफर, सो ईव के पास ये सिफर आ गया। ईव का ऑब्जेक्टिव है ये के पता करना, उसे नहीं मालूम कि के क्या है। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल समटाइम्स हम कहते हैं कि ईव का ऑब्जेक्टिव है सी के करस्पॉन्डिंग एक्स जो था उसे पता करना कि ये एक्स क्या है। लॉन्ग टर्म गोल है उसका, जो मेन गोल है वो के पता करना है। नाउ अगर हम इस चैनल को परफेक्ट सीक्रेसी डिफाइन करना चाहते हैं तो व्हाट वी नीड टू डू कि एक चैनल परफेक्ट सीक्रेट कहलाएगा अगर, मैं सिंपल रॉ टर्म में डिफाइन कर रहा हूँ, परफेक्टली सीक्रेट कहलाएगा अगर, या अनकंडीशनली सिक्योर कहलाएगा अगर अटैकर को ये सी मिलता है, सी से उसे एक्स के बारे में कोई भी जानकारी ना मिले, और सिमिलरली यू कैन से ऑल्सो दैट कि सी से के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अटैकर को ना मिले। ओके, सी
सी अगर अटैकर के पास है, ईव के पास सी आ गया है समहाउ, उसने इसे रीड कर लिया। नाउ एक्स के बारे में, एक तो ऑब्जेक्टिव है एक्स पता चल जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि एक्स के बारे में उसे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिले ईव के पास, और हम मान के चल रहे हैं कि इनफाइनाइट कंप्यूटिंग पावर है। कंप्यूटिंग पावर की जगह पे हम सीधे बोलते हैं ई हैव इनफाइनाइट रिसोर्सेस। सो ईव डू नॉट हैव एनी स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, उसके पास इनफाइनाइट रिसोर्सेस हैं, एंड सी भी अवेलेबल है, एंड ई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज एक्स, एंड लॉन्ग टर्म अल्टीमेटली वो एक्स से एक्स की जगह पर के पता करना चाहता है। 1 मिनट। ओके, नाउ whenever एस चूजेज ए मैसेज, सो जब एन मैसेज को वो मैसेज स्पेस से एस चूज करता है, जैसे एक्स चूज किया गया है, तो जरूर नहीं है मैसेज स्पेस में अकेला ही एक्स मैसेज था। देयर मे बी लॉट ऑफ मैसेजेस, x1 में बी देयर, x2 में बी देयर, x3 में बी देयर, x में बी देयर, एंड xk में ऑल्सो बी देयर, है ना। ऑल्सो मैसेज स्पेस में आपका लार्ज नंबर ऑफ मैसेज है, उनमें से वो कोई सा भी मैसेज चूज कर सकता है ना। अगर हम कहें कि एक्स मैसेज जो चूज करता है, इसके क्या चांसेस हैं, जो सेंडर मैसेज एक्स को चूज करता है उसके क्या चांसेस हैं, तो हम उसे जनरली इस चांसेस को प्रोबेबिलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी कैन रिप्रेजेंट द चांसेस ऑफ selection of x by s is prx, ठीक है। दिस इज द probability of choosing x as plain text। कुछ ना कुछ तो प्रोबेबिलिटी होगी, है ना। x will have some probability, तो हम इसे prx बोलते हैं, और समटाइम्स इसे प्रायोर प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। इस डिस्कशन में हम इसे प्रायोर प्रोबेबिलिटी भी बोलेंगे। प्रायोर मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। ओके, सो इट हैव सम प्रोबेबिलिटी। नाउ सी इज द सिफर टेक्स्ट। नाउ अटैकर, ये जो सी से सिफर टेक्स्ट जनरेट होगा प्लेन टेक्स्ट से, तो सिफर टेक्स्ट की प्रोबेबिलिटी भी ऐसे ही होगी। प्लेन टेक्स्ट आपने चूज किया, एंड देन एक आउट सिफर टेक्स्ट सी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिफर टेक्स्ट कैपिटल सी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या स्मॉल सी ही मान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू चैनल पर एक मैसेज जो आ रहा है, वो जो मैसेज है वो सिफर टेक्स्ट सी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसे हम पी आर सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जनरली हम इसे पी आर सी इक्वल टू सी लिखते हैं, और करंटली इसको ऐसे लिखते हैं पी आर सी। सो सी आपका प्लेन टेक्स्ट स्पेस हो गया, प्लेन टेक्स्ट स्पेस में सॉरी सिफर टेक्स्ट स्पेस हो गया, उसमें से सी स्मॉल सी जो मैसेज है सिफर टेक्स्ट वो आपने चुना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी पी आर सी। यहाँ पर सी क्या है, सिफर टेक्स्ट, और ये कैपिटल सी क्या है, सिफर टेक्स्ट स्पेस है, ध्यान रखना। अटैकर के बेयाप से इस पर स्मॉल सी सिफर टेक्स्ट आने के चांसेस क्या हैं, वो पीआरसी होगी, उसकी भी एक प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं कि मैसेज स्पेस भी बड़ा है तो सिफर टेक्स्ट स्पेस भी तो बड़ा है। सिफर टेक्स्ट स्पेस में भी बहुत सारे सिफर हो सकते हैं, C1, C2 एंड सो ऑन, CZ और CK, CJ में लेते हैं, CJ इंडेक्स है कोई, अज्यूमिंग दैट कि J सिफर टेक्स्ट इसमें है, तो जे ये काफ़ी बड़ा सेट है, जे विल वेरी लार्ज। तो इनमें से कोई भी एक सिफर टेक्स्ट चूज होगा, उसकी भी तो अपनी एक प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे C1 के सिफर टेक्स्ट होने की प्रोबेबिलिटी PR C1 होगी, C2 की PR C2 होगी, एंड सो ऑन। सो ये भी सिफर टेक्स्ट की प्रायर प्रोबेबिलिटी है। नाउ अटैकर के पास क्या इन्फॉर्मेशन है, जब सिफर टेक्स्ट अटैकर को मालूम है कि सिफर टेक्स्ट सी की प्रोबेबिलिटी PRC है, और अटैकर को ये भी पता होगा PRX मैसेज जो है सॉरी 1 मिनट, एक मिनट दीजिए। ओके, तो प्लेन टेक्स्ट की जो है ना
PRX की प्रोबेबिलिटी के बारे में हम मान के चल रहे हैं कि अटैकर को मालूम है कि मैसेज जो है ना एक्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इट मे बी, लेट्स से इसका साइज, टोटल साइज n है, तो PRX हो सकता है 1/n हो, अगर मैसेज जो है ना यूनिफॉर्मली इसमें से सेलेक्ट होता है। समटाइम्स ज़रूरी नहीं है प्लेन टेक्स्ट पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो यूनिफॉर्म हो, वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो देयर मे बी सम प्रोबेबिलिटी 1/n हो सकती है, या एनीथिंग, एनी अदर वैल्यू हो सकती है। नाउ हम मान के चलेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी के बारे में अटैकर को मालूम है। दैट मीन्स वो एक्स की प्रायर प्रोबेबिलिटी जानता है कि मैसेज एक्स के ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी PRX है। ओके, नाउ अगर मैं कहूं कि ओरिजिनली तो ये इन्फॉर्मेशन तो पब्लिकली अवेलेबल है, मान के चल रहे हैं पब्लिकली अवेलेबल से मतलब मेरा है कि अटैकर को ये नॉलेज है पहले से, है ना। लेकिन अब मान लीजिए ना ये चीज़ें सब प्रोबेबिलिटी है। जैसे आपसे कहा जाए कि जब हेड कॉइन, आप कॉइन टॉस करते हैं तो हेड या टेल दो ही ऑप्शन आते हैं, और आपको मैंने पूछा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। आप पहले से जानते हैं ये प्रोबेबिलिटी तो, है ना। ये सुनो, एग्जैक्टली आप ये प्रोबेबिलिटी तो पहले से जानते हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब सपोज करिए हम डाइस का एग्जांपल लेते हैं। तो डाइस के केस में 6 ऑप्शंस हैं, आप एक डायल फेंकते हैं तो हर एक कोई भी डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। PR लेट से डायल से आउटपुट मिलता है, 1 आने के चांस कितने हैं, 1/6। PR x = 2, इसके भी चांसेस कितने हैं, 1/6। सो हर नंबर के आने के चांसेस क्या हैं, 1/6 1/6। ये तो ये सब प्रोबेबिलिटी क्या कहलाएंगे, प्रायर प्रोबेबिलिटी। x = 6 आने के भी चांसेस 1/6 है। ओके, नाउ अब इस एक्सपेरिमेंट को जरा थोड़ा सा समझिए, मैं इसी से फिर आप समझा करके आपको यहाँ वापस लाऊंगा। अब अज्यूम करिए कि जब आपने डाइस फेंका, तो डाइस फेंकने से पहले मैंने कुछ नहीं बताया, तो मैंने पूछा कि आप 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप कहेंगे सीधे 1/6। क्यों कहेंगे, क्योंकि आपको ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले से पता है डाइस के बारे में कि ये प्रोबेबिलिटी जा सकती है और इंडिविजुअल लेटर्स की प्रोबेबिलिटी ये है। तो सिमिलरली हम मान के चलेंगे अटैकर को कौन सा मैसेज, किस मैसेज की क्या प्रोबेबिलिटी है पता है, किस सिफरटेक्स्ट की क्या प्रोबेबिलिटी है ये भी पता है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी कई बार क्या होता है, एक्सपेरिमेंट के टाइम पर या कोई इवेंट ऑकर हो रही है उस समय कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर अटैकर को मिल जाती है तो ये प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है। ओके, तो अब यहाँ पर रोल आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि एक इवेंट ऑकर हुई और आपने उस इवेंट की जानकारी अटैक दूसरे पर्सन को दे दी, और अब कहा प्रेडिक्शन के लिए कि अब इस पर्टिकुलर इवेंट के होने के क्या चांसेस हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी बदल सकती है डिपेंडिंग ऑन वो इवेंट्स रिलेशन में हैं या नहीं है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। सपोज एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जिसमें एक फ्रेंड आपका डाइस फेंक रहा है, ठीक है, और उसने डाइस फेंका लेकिन आउटकम नहीं बताया आपको, ठीक है, आउटकम नहीं बताया, छुपा के रख लिया। और लेकिन आउटकम छुपाने के बाद आपसे वो प्रिडिक्ट करने के लिए कह रहा है और बता रहा है कि एक आउटकम से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेट मी टेल यू क्या, कि सपोज आपके फ्रेंड ने डाइस फेंका और फिर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी कि इवन नंबर ऑकर हुआ है। उसने क्या इंफॉर्मेशन दी कि जो डाइस फेंकने पर जो आउटपुट है वो इवन है, इवन नंबर इज द आउटपुट। सो डाइस फेंकने के जो इवेंट है उसमें इवेंट में एक आउटपुट क्या आया है कि जो आउटपुट है दैट मीन्स जो नंबर डिजिट आया है वो इवन है। और अब आपसे मैं पूछता हूं कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और ऑब्वियसली पहले आपको मालूम है कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/6। लेकिन अब कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी, अब 3 ही तो पॉसिबिलिटी बची ना। अब जो आप देख रहे हैं ना कि जैसे ही मैंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी कि आउटपुट क्या है, इवन नंबर आया है, इवन नंबर आया है, तो आपका जो टोटल स्पेस था जो पॉसिबल इवेंट्स का वो रिड्यूस हो गया, और अब जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो ये हो सकते हैं, या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा, क्योंकि क्या कहा गया है कि आउटपुट इवन आया है, और आउटपुट इवन आया। और अब मैं पूछ रहा हूँ इस ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद कि x = 4 आने के चांस क्या है, तो आप सीधा सीधा कहोगे कितना, 1/6
3, है ना। तो आप देख रहे हैं कि पहले जो प्रोबेबिलिटी थी ओरिजिनल, इसे हम प्रायोर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी या प्रायोर प्रोबेबिलिटी। पहली ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी, इवेंट के बारे में जब जानकारी नहीं दी गई थी तो का आपकी प्रायोर प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 4 की 1/6 थी, लेकिन एक इवेंट ऑकर हुई और उस इवेंट की जानकारी मैंने आपको दे दी, तो उस जानकारी की वजह से अब एक्स डाइस का आउटपुट 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4। तो इसे कहते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जब आप एक इवेंट के बारे में बता देते हैं कि ये इवेंट ऑकर हो चुकी है, तो दूसरी इवेंट की कई बार वो जो कनेक्टेड होती हैं उस वजह से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है। ओके, सो यहाँ पर देखा मैंने आपसे कहा कि ये प्रोबेबिलिटी जैसे आउटपुट जो ना एक इवन नंबर आ गया है, तो आपने तुरंत अपनी प्रोबेबिलिटी जो का प्रेडिक्शन थी वो चेंज कर दी और आपने कहा कि इस अब प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो ये 1/3 आपने किस बेस पर कही, क्योंकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी आउटपुट के बारे में। जैसे ही आपने ये चीज़ देखी, मेरा स्टेटमेंट सुना, अगर मैं ये स्टेटमेंट आपको नहीं बताता तो आपका आंसर 1/6 होने वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने आपको ये स्टेटमेंट दिया, आपको इस स्टेटमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और उसकी वजह से आपकी प्रोबेबिलिटी अब इम्प्रूव हो गई, 1/3 हो गई, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी इम्प्रूव भी हो सकती है, कई बार इंक्रीज भी हो सकती है, सम टाइम डिपेंड ऑन द इवेंट। तो ये इवेंट्स कनेक्टेड थी और एक इवेंट ऑकर होने पर मैंने आपको ये बताया मैंने कि ये है, तो ये हो गया, ठीक है। सो मान लीजिए अब आउटपुट इवन आने की प्रोबेबिलिटी ये थी, आउटपुट इवन आने की इवेंट E2 है और कोई भी आउटपुट आने की इवेंट या डाइस पर आउटपुट 4 आने की इवेंट जो है E1 है, तो इसको हम बोलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2। जब आपको E2 बता दिया तो E1 की प्रोबेबिलिटी, और जनरली इवेंट E2 होने के चांसेस कितने थे, कोई भी और E1 आउटपुट आने के चांस कितने होते हैं, आउटपुट E1 अगर आता है तो उसके कितने चांस होंगे, 3 पॉसिबल इवेंट E1 आउटकम है, 2, 4, 6 और टोटल 6 आउटकम है, तो 3/6 मतलब 1/2 आउटपुट E1 आने का। ये जो प्रोबेबिलिटी E2 है, सो E2 का मतलब है आउटपुट इज E1। सो ये एक इंसिडेंस है या इवेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि आउटपुट इज E1, तो इसके चांसेस कितने हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी है इसकी E2, ये प्रोबेबिलिटी 1/2 है। सो मैंने बता दिया कि इवेंट E2 ऑकर हो गई, और अब आपसे पूछ रहे हैं इवेंट E1 के क्या चांसेस हैं। तो आप पहले अगर E1 इवेंट का मतलब है कि आउटकम, E1 इवेंट का मतलब है आउटकम इज इज 4। तो लेट्स से ये इवेंट है एक, तो इस इवेंट के होने के चांस, ओरिजिनल चांस कितने थे आप जानते हैं, 1/6। लेकिन जब मैंने आपको बता दिया कि इवेंट E2 होकर हो गई है, तो अब इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अब ये प्रोबेबिलिटी बदल गई ना। अगर मैं आपको E2 के बारे में नहीं बताता तो आप सीधे 1/6 बोलते हैं, लेकिन मैंने कहा E2 इवेंट ऑकर हो गई है। E2 इवेंट का मतलब क्या है कि आउटपुट E1 आया है, और जब E2 इवेंट ऑकर हो गई है तो E1 जो इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई, तो इसे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो जब एक इवेंट ऑकर हो जाती है तो समटाइम्स क्या होता है, उस इवेंट से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसकी वजह से आप जो ना दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये रिलेटेड डिपेंडेंट इवेंट थी, इसलिए इंडिपेंडेंट होती तो प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती। ओके, तो दिस काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी इज नाउन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इसको हम बोलते हैं अप्रायोरी प्रोबेबिलिटी, नहीं सॉरी, पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी, पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। स्पेलिंग हो सकता है गड़बड़ हो। पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी का मतलब है इवेंट ऑकर होने के बाद नई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रायोरी प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट होने से पहले, पोस्टेरियोरी इवेंट होने के बाद। समझ में आया। तो आप यहाँ क्लियर हो गए कि आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्यों बदली, क्योंकि आपको ये इवेंट ऑकर होने पर आपको कुछ जानकारी मिली और उसकी वजह से आपकी जो प्रोबेबिलिटी की प्रेडिक्शन थी वो चेंज हो गई, बदल गई। सो ये बदलने का मतलब क्या है, जब ये इवेंट का आउटपुट बदला या जो x इक्वल टू 4 की जो प्रोडिक्शन थी ये बदल गई आपकी, दैट मीन्स E1 जो E2 इवेंट थी इसके ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। क्यों चेंज हुई, क्योंकि E2 के ऑकर होने से आपको कुछ जानकारी मिली और उस जानकारी की वजह से ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी बदल गई। सो कहने का मतलब यह है कि जब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपकी एक इवेंट ऑकर होने पर जो जानकारी मिली वो जानकारी किसी दूसरी इवेंट के प्रेडिक्शन में यूज हो जाती है और आपकी प्रेडिक्शन इंप्रूव हो जाती है। ये है नटसेल। ओके, सो
अब आते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर, जो सैनन ने डेफिनेशन दी थी। सैनन ने क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज एक्स गिवन सिफरटेक्स्ट सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ये सैनन ने परफेक्ट सिक्योरिटी की डेफिनेशन दी। नाउ ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि ये तो था क्या, ओरिजिनल एक्स की प्रोबेबिलिटी जो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जब एक इवेंट हुई कि सिफरटेक्स्ट, नाउ यहां पर इवेंट क्या है कि सिफरटेक्स्ट जो है सी है, चैनल पर आपने अटैकर ने सिफरटेक्स्ट देखा कि वो सी सिफरटेक्स्ट है, सिफरटेक्स्ट इज सी। एक इवेंट ऑकर हुई है क्या, उस इवेंट में ये सामने आया तथ्य कि सी सिफरटेक्स्ट है, ये आपको जानकारी मिली। तो ये सिफरटेक्स्ट सी होने से आप एक्स के बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे क्या? अगर ऐसा है कि सिफरटेक्स्ट सी होने पर आपकी ये जो प्रोबेबिलिटी है कि जब आपने, मैंने बताया कि सी सिफरटेक्स्ट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या है आपसे पूछा, और आपने कहा कि समथिंग एल्स, लेट्स से वो ये वैल्यू थी पहले पी आर एक्स थी, मान लीजिए पी आर एक्स की वैल्यू थी, मान लीजिए सी एक कांस्टेंट, और नहीं एक कांस्टेंट हम ले लेते हैं सी जीरो। एक्स के ऑकर होने की चांसेस क्या थे? सी जीरो, जो भी वह प्रोबेबिलिटी वैल्यू थी। अब मैंने कहा कि सिफरटेक्स्ट जो है सी है चैनल के ऊपर, आपने सिफरटेक्स्ट सी देखा, अटैकर ने चैनल पर देखा कि सिफरटेक्स्ट सी जा रहा है ट्रेवल करके चैनल से। तो अब अगर सी से अटैकर को कोई जानकारी मिल रही है तो ये जो प्रोबेबिलिटी है पी आर एक्स सी, ये सी जीरो की जगह पर कुछ और होगी अगर, और लेट से वो वैल्यू है सी वन। सो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपको पता चला कि इस चैनल पर सिफरटेक्स्ट सी है तो आपके एक्स की प्रिडिक्शन की प्रोबेबिलिटी सी वन हो गई। जब आपको मैंने कुछ नहीं बताया था सी के बारे में कि चैनल पर क्या दिख रहा है, सिफरटेक्स्ट क्या है, तो प्रोबेबिलिटी सी जीरो थी। लेकिन जैसे ही मैंने आपको कहा कि सिफरटेक्स्ट सी है, तो अगर मान लीजिए प्रोबेबिलिटी बदल गई और सी वन रह गई, अब ये सी वन का कनेक्शन कुछ भी हो सकता है, जनरली ये स्मॉल होगी, बट नेसेसरी नहीं है कि स्मॉल ही रहे, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जनरली प्रोबेबिलिटी जो है ना आपकी इंप्रूव होगी, तो जो प्रेडिक्शन की चांसेस हैं आपके बढ़ेंगे, एक्स आपको जान। सो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जब मैंने आपको बता दिया कि सिफरटेक्स्ट सी है तो ये जो प्रोबेबिलिटी आपकी इंप्रूव हो गई, इसका मतलब सी ने आपको कुछ ना कुछ ऐसा क्लू दिया या इंफॉर्मेशन दी जिसकी मदद से आपने अच्छी प्रेडिक्शन की, यही तो मतलब निकला है ना, यस और नो। जैसे इस केस में आपकी प्रेडिक्शन क्यों इंप्रूव हुई, क्योंकि आपका ये जो फैक्ट था कि ये मैंने कहा कि इवन नंबर आउटपुट आया है, तो आपने तुरंत से इंफॉर्मेशन मिली और आपने कहा कि अब तो ऑड नंबर आना ही नहीं है, तो दैट मीन्स आउटकम 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता और 5 नहीं हो सकता, तो बचे कौन आउटकम 2 4 6। तो आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली और आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, इंप्रूव हो गई प्रेडिक्शन, तो आप बेटर तरीके से प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं, तो आपको जानकारी मिली। सिमिलरली अगर मैंने अटैकर ने सी देखा चैनल पर और सी और उसकी प्रोबेबिलिटी इंप्रूव हो गई, तो इसका सीधा सीधा क्या कंक्लूजन निकलेगा कि सिफरटेक्स्ट ने देखा और उसकी प्रोबेबिलिटी इंप्रूव हो गई प्रेडिक्शन की एक्स के बारे में, तो इसका मतलब क्या है कि उसे कुछ जानकारी मिली है सी से एक्स के बारे में। दैट मीन्स सी हैव रिवील्ड सम इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन है वो तो कैलकुलेशन की बात है, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी इंप्रूव हुई है इसका मतलब सी से एक्स के बारे में कोई ना कोई क्लू मिला है अटैकर को। अगर ऐसा है, ये प्रोबेबिलिटी बदल गई, दैट मीन्स ये जो प्रोबेबिलिटी थी पी आर एक्स सी, ये पी आर एक्स के बराबर नहीं रही, ये प्रोबेबिलिटी थी सी जीरो, नई प्रोबेबिलिटी आई सी वन, और सी वन सी जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बदली, ये वाली कंडीशनल, इसका मतलब है कि सी ने कुछ जानकारी अटैकर को दी एक्स के बारे में, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हुई, नहीं तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी सी जीरो ही रहती। अगर प्रोबेबिलिटी C1 होती है तो इसका सीधा सीधा मतलब है अटैकर हैज गेन सम इंफॉर्मेशन, अटैकर हैज गेन सम इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेन टेक्स्ट after seeing C on the channel।
सो इसका मतलब क्या है, जब आपको प्लेन टेक्स्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई सी की वजह से, तो इसका मतलब आपका जो भी जिस एनालिसिस से भी आपने ये काम किया हो, प्रायोरिटी चेंज की हो, तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम परफेक्टली सिक्योर नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस प्लेन टेक्स्ट के बारे में अटैकर को कुछ इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। और जब इन्फॉर्मेशन लीक होगी तो ओबियसली अटैकर का अटैक आसान हो जाएगा। जैसे हो सकता है कि उसे मालूम चल जाए कि प्लेन टेक्स्ट में शुरू की कुछ बिट्स वन है, या उसे ये जानकारी मिल जाए कि प्लेन टेक्स्ट में 70% बिट्स वन है, या एक लास्ट की लास्ट मान लीजिए प्लेन टेक्स्ट का साइज फिक्स है और मान लीजिए प्लेन टेक्स्ट 20 बिट्स का था, और उसे जानकारी मिल जाए कि प्लेन टेक्स्ट में लास्ट की 10 बिट्स सब के सब वन है, या 110011 है, समथिंग ऐसे तरीके के कोई पैटर्न उसके बाद जानकारी मिल जाती है। तो अब क्या होगा, ये जानकारी को वो किसी दूसरे अटैक में लाइक ब्रूट फोर्स अटैक में इस्तेमाल कर सकता है, या और किसी अटैक में इस्तेमाल कर सकता है, और इस इंफॉर्मेशन की वजह से अटैकर आपके मेथड को ब्रेक कर सकता है। ओके, लेकिन परफेक्ट सीक्रेसी की डेफिनेशन क्या कहती है, सैनन की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ये ऐसा हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ही रहे, मतलब जो ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी एक्स ये वाली सी जीरो थी पहले, और आपने अटैकर को सी बता दिया या अटैकर को सी मिल गया चैनल से, तब भी ये प्रोबेबिलिटी कि सी के बताने के बाद भी एक्स की प्रोबेबिलिटी सी जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, अटैकर को कोई जानकारी नहीं मिली सी बताने से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी एक्सपेरिमेंट में आपसे कहूं कि डाइस फेंकने के बाद कि कुछ आउटपुट आया है, सपोज मैंने अब आपसे ये नहीं कहा कि इवन नंबर आउटपुट आया है, मैंने कहा आई हैव रिसीव्ड सम आउटपुट, तो आप तुरंत डाइस फेंकने के बाद टाइम पर आप क्या बोलोगे? अगर मैं ये गेम आपके साथ खेल रहा होता है या आपके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता, आप कहेंगे सर आप तो कुछ जानकारी दे ही नहीं रहे, इससे तो मुझे कुछ भी जानकारी नहीं मिली, हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, जीरो इन्फॉर्मेशन जो है मुझे जीरो मिली, इसलिए जीरो इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मेरी प्रोडिक्शन की एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि आप मैंने ये लाइन बोली ना कि आई हैव रिसीव्ड सम आउटपुट, तो ऑब्वियसली कुछ तो आउटपुट आएगा, ये तो मैं भी जानता हूं पहले से। आप तो यही कहोगे ना, आई ऑल्सो नो दिस वन, आपने मुझे क्या एडिशनल बता दिया, कुछ नहीं बताया, तो मेरे प्रोडिक्शन आपके प्रोडिक्शन की आप कितना बोलोगे फिर प्रोबेबिलिटी 4 आने की, कहोगे 1/6 ही है। क्यों 1/6 रही आपकी? क्योंकि आपको ये मेरा स्टेटमेंट देने से, इस इंफॉर्मेशन को लीक करने से, आपके साइड भेजने से आपको कुछ नहीं मिला है ना, आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अब जैसे मान लो रिजल्ट डिक्लेयर होता है और मैंने आपका रिजल्ट देख लिया, या रिजल्ट जो ना जैसे कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट लोग पूछने आते हैं, मैंने रिजल्ट बना के सबमिट कर दिया सीओई को, और आप पूछते हैं, कई बार कई स्टूडेंट आके पूछते हैं कि सर बता दीजिए क्या हुआ, तो मैंने कहा कुछ नंबर मिल गए हैं तुमको, जाओ, ये बोल दिया, तो आपको कोई जानकारी मिली इससे? अब कुछ नंबर का मतलब तो जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कितने मिले यू डू नॉट नो, तो ये तो आप पहले से ही जानते थे कुछ तो नंबर मिलेगा ही, यस और नो। अगर मैंने सिर्फ आपसे कहा, आप मुझसे पूछने आए कि सर क्या हुआ मेरे रिजल्ट का, तो मैंने कहा कुछ नंबर मिल गए हैं तुमको, तो वो तो आप भी जानते हो ये जानकारी तो पहले से, है ना। तो इसका मतलब मैंने आपको कोई जानकारी नहीं दी, ये स्टेटमेंट से कुछ भी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं हुई, तो आपके लिए आपकी स्थिति वही रही। इसका मतलब है कि आप मुझसे मिलते भी नहीं, कुछ भी नहीं पूछते, तब भी आप इतना जानते थे, आपकी इंफॉर्मेशन में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि हाँ आप पास हो गए, तो अब आपको जानकारी ज्यादा मिल गई, अब आपको मालूम है कि मैं फेल नहीं हुआ हूं पक्का, तो आप खुश हो जाओगे, ऐसा नो। लेकिन इसी की जगह मैं कहूं कि आपको 8 पॉइंट ग्रेड से ऊपर मिला है, तो आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई और अब आप और ज्यादा खुश हो जाओगे। हालांकि अभी भी कुछ इंफॉर्मेशन हिडन है, अब 8 पॉइंट से ऊपर तो पॉइंट 8.1 8.2 10 अप टू 10 बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन स्टिल यू गेट सम इंफॉर्मेशन कि आहा मुझे बहुत अच्छे मतलब ग्रेड के साथ पास हुआ हूं मैं, है ना। आपको ये भी जानकारी मिल गई, पास भी हो गए हो आप और अच्छा भी ग्रेड आया है, दो इंफॉर्मेशन मिल गई। इसका मतलब है कि जब आपको इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपकी प्रिडिक्शन इंप्रूव होती है। तो परफेक्ट सीक्रेसी की ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे हम लोग सैनन ने सी की जगह पे वाई इस्तेमाल किया है, तो मैं वाई ही ले लेता हूँ। सैनन ने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ही है। मतलब ये है कि जब आपने देखा कि चैनल पर सिफर टेक्स्ट वाई है,
तब भी जो प्रॉपर्टी, ये वाली जो प्रॉपर्टी थी कंडीशनल, मतलब आपको पता चल गया कि सिफर टेक्स्ट वाई है, तब भी आपके मैसेज एक्स होने के चांसेस जो पहले थे वही अब भी है। आप कह रहे थे कि मैसेज एक्स है, इसकी चांसेस पी आर एक्स है, और आपको वाई बता दिया, तब भी आप कह रहे हैं कि पी आर एक्स है। इसका मतलब आपको कोई इन्फॉर्मेशन सिफर टेक्स्ट से नहीं मिली, और सिफर टेक्स्ट से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो आप कुछ भी करते रहिए। अब इमेजिन करिए सिफर टेक्स्ट आपको कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ नंबर मिल गए हैं तो आप कुछ भी करते रहिए, आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा कि आपका ग्रेड कितना आया है, फेल हुए हो, पास हुए हो। जितनी आशंकाएं पहले थी वही आशंकाएं एज इट इज बनी रहेंगे, है ना। सो परफेक्ट सीक्रेसी की डेफिनेशन कहती है कि जब अटैकर को आपके सिफर टेक्स्ट से जीरो इन्फॉर्मेशन मिले, हम इसको बोल रहे हैं जीरो इन्फॉर्मेशन। सो जब जीरो इन्फॉर्मेशन मिलेगी सिफर टेक्स्ट से, दैट मीन सिफर टेक्स्ट इज नॉट रिवीलिंग एनीथिंग, एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है, एक छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे सिफर को हम बोलेंगे परफेक्टली सिक्योर। ठीक है। सो अब जब इंफॉर्मेशन मिलना ही नहीं है तो आपके पास रिसोर्स कितने भी हो, कुछ भी करते रहिए, यू विल नॉट बी एबल टू ब्रेक द सिफर। ठीक है। सी से आपको इंफॉर्मेशन मिलनी ही नहीं है, सी कुछ रिवील ही नहीं कर रहा है एक्स के बारे में, या सी की जगह पे आप वाई भी ले सकते हैं। वाई जो है ना, जो सिफर टेक्स्ट है, ये मैसेज के बारे में कुछ नहीं आपको बता रहा है, तो आपके पास कितने भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेस हो कुछ नहीं होने वाला है ना। जैसे अगर मैं आपको कुछ नहीं बताऊं, यही कह दूं कि कुछ नंबर आए हैं, तो आपके पास कितने भी पैसे हो पार्टी मनाने के लिए, कोई फायदा नहीं है है ना। सो आई होप अब आप परफेक्ट सीक्रेसी की डेफिनेशन समझ गए होंगे। ठीक है। तो परफेक्ट सीक्रेसी में इसका मतलब है कि अगर आपको एक बहुत सिक्योर सिफर बनाना है तो इससे हमें क्या क्या मैसेज मिलता है, या हमें क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है हमारी, कि आपका जो इस डिजाइन है प्लेन टेक्स्ट, मतलब आपका जो इंक्रिप्शन सिस्टम है ऐसा होना चाहिए जिसमें सिफर टेक्स्ट जो है प्लेन टेक्स्ट के बारे में जीरो इंफॉर्मेशन अटैकर को दे। ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए डिजाइन करते समय कि सिफर टेक्स्ट शुड नॉट रिवील एनी इंफॉर्मेशन। और इसको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के डोमेन में ले जाएं तो इसका मतलब है कि इनके बीच की जो रिलेशनशिप है, प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट के बीच की रिलेशनशिप, ये कैसी हो, रैंडम हो, तभी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जैसे एक आपको फेयर कॉइन दे दिया जाए तो आपके पास एग्जैक्ट 50% प्रोबेबिलिटी होगी, आपसे पूछा जाए हेड है या टेल है, आप कहेंगे इक्वल चांसेस हैं 1/2 1/2। तो इसका मतलब है कि आप केवल गैस में करेंगे। जब आपको मैं एक परफेक्टली बैलेंस्ड कॉइन दे दूं, फेयर कॉइन जिसको हम कई बार बोलते हैं, फेयर कॉइन का मतलब है कि उसमें हेड और टेल आने के इक्वल चांसेस हैं, हाफ हाफ, तो आप कभी भी करेक्टली नहीं बता पाएंगे कि आउटपुट क्या है। हाँ, आप गैस कर सकते हैं कि आउटपुट हेड आएगा या टेल आएगा। तो जब आप लॉन्ग कई मैनी टाइम आप कॉइन को टॉस करेंगे और आप अपनी प्रेडिक्शन करेंगे तो होगा कि 50% टाइम आप गलत थे, 50% टाइम आप सही थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई जानकारी नहीं है प्रेडिक्शन करने की, कोई ट्रिक नहीं है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि जब कॉइन टॉस करते हैं ना, तो अगर आप क्रिकेट खेलने वालों को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उन लोगों को मालूम रहता है कि कॉइन्स जो ना जनरली अनबायस्ड होते हैं और हेड ज़्यादा आता है कॉइन में। अगर आप 100 टाइम उसको कॉइन को टॉस करेंगे तो 60 या 70% टाइम सम कॉइन्स में हेड आता है, क्योंकि उसका वेट उस टाइप ज़्यादा होता है, जो आपका अशोक वाला वो बना होता है ना उसमें कॉइन में, इसलिए तो उस तरफ एक साइड वेट थोड़ा ज़्यादा होता है तो वो कॉइन ज़्यादातर हेड के केस में आता है। लेकिन अगर दोनों साइड वेट बैलेंस है तो आप 100 टाइम अगर कॉइन टॉस करेंगे तो रफली 50% टाइम हेड और 50% टाइम टेल आएगा। तो जब परफेक्ट कॉइन होता है तब सिर्फ आप गैस करते हो, लेकिन कॉइन जब इनपरफेक्ट हो तो आपको जानकारी मिल सकती है, कॉइन को बार बार टॉस करने पे आप समझ जाएंगे कि हेड ज़्यादा आता है, तो आपकी प्रेडिक्शंस ज़्यादा अच्छी रहेंगी, है ना। तो जब आपकी प्रेडिक्शन रैंडम नहीं है, आपके गैस नहीं है, दैट मीन्स यू हैव सम इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास जीरो इन्फॉर्मेशन है दैट मीन्स आप सिर्फ गैस कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ इससे कि अगर प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट के बीच में एक रिलेशनशिप है, जो सपोज ओबियसली प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट ट्रांसलेट कर रहा है, जो ई है आपकी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, इन दोनों के बीच में एक फंक्शन होगा,
उसी के बेस पर ट्रांसलेशन हो रहा है। जैसे प्लेन टेक्स्ट स्पेस आपका ये है, ये सिफर टेक्स्ट स्पेस है, ओके। और प्लेन टेक्स्ट स्पेस और सिफर टेक्स्ट के बीच में एक रिलेशनशिप आपकी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम बना रही है कि सी को लेट्स से सॉरी वाई को लेते हैं, वाई आपका प्लेन टेक्स्ट सॉरी एक्स प्लेन टेक्स्ट था और वाई सिफर टेक्स्ट था, और इंक्रिप्शन एल्गोरिथम एक फंक्शन लगा रही है, लेट्स से दैट फंक्शन इज एफ, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट ई ऑल्सो, कोई इशू नहीं है। तो ऐप क्या है, फंक्शन है जो एक्स को वाई में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो ये फंक्शन क्या है, एक रिलेशनशिप है एक्चुअली, फंक्शन इज ऑल्सो ए रिलेशन, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, है ना, रिलेशन ही तो डिफाइन करता है फंक्शन, है ना। आपने रिलेशन की अगर डेफिनेशन देखे होगे तो, सो फंक्शन इज क्रिएटिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द सेट्स। क्या जब x है तब y क्या होगा, दैट मीन्स यहाँ की वैल्यू किस वैल्यू से यहाँ एसोसिएटेड है, यही तो रिलेशन होता है। तो फंक्शन एक रिलेशन ही तो स्टैब्लिश करता है। अगर ये रिलेशन रैंडम है सपोज दैट, तो क्या होगा, x से y बताना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर ये रिलेशनशिप कैसी हो, फंक्शन ये क्या हो, रैंडम फंक्शन हो। अगर ये फंक्शन रैंडम हो, दैट मीन्स ये रैंडम रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा हो, तो क्या होगा, x से y प्रेडिक्ट करना या y से x प्रेडिक्ट करना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, और इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन आइडियली रैंडम कुछ नहीं होता है। तो आपका ये जो फंक्शन है ये एक्चुअली एक फंक्शन होगा। सो फंक्शन आप जानते हैं कितने तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं, एक लीनियर हो सकता है और एक नॉन लीनियर हो सकता है। तो लीनियर फंक्शन एक्चुअली क्या करता है, एक रिलेशनशिप इन दोनों के बीच लीनियर होती है। तो लीनियर जब फंक्शन होता है तो आप आसानी से एफ इनवर्स निकाल सकते हो। एफ के लिए आपको इसको रिवर्स सॉल्व करना हो, जैसे एफ एक्स इक्वल टू वाई होगा इस केस में। तो अगर आपको y दिया हो x निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, f इनवर्स कंप्यूट कर लेंगे और उससे x आपको मिल जाएगा। तो जब फंक्शन लीनियर होता है तो f इनवर्स निकालना आसान होता है, आप आसानी से f इनवर्स निकाल सकते हैं। लेकिन जब फंक्शन ये नॉन लीनियर हो तो f इनवर्स कंप्यूट करना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट होता जाता है। जितना ज़्यादा नॉन लीनियर होगा उतना ज़्यादा एफ इनवर्स निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। और नॉन लीनियरिटी मैक्सिमाइज कब हो जाती है, जब आपका ये फंक्शन रैंडम हो जाए। लेकिन रैंडम अचीव करना फंक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आप चाहेंगे कि हमारा फंक्शन जितने ज़्यादा हो उसमें नॉन लीनियरिटी उतनी ज़्यादा हो, उतना जितना पॉसिबल हो उतनी नॉन लीनियरिटी हो आपके फंक्शन, मतलब इंक्रिप्शन मेथड में। तो इंक्रिप्शन मेथड जितना ज़्यादा नॉन लीनियर होगा उतना इनवर्स कंप्यूट करना मुश्किल होगा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी इनवर्स कंप्यूट करने के लिए। और जब इनवर्स कंप्यूट करने के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी या तो आप डिक्रिप्शन अटैक मतलब अटैक नहीं कर पाएंगे, अटैकर मतलब आप एफ इनवर्स नहीं निकल पाएंगे, ओके। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड द क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स। तो ये जो फंक्शन है आप चाहेंगे जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना कॉम्प्लेक्स हो। कॉम्प्लेक्स टर्म का मतलब ये मैं नॉन लीनियरिटी की बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच में जितना रिलेशनशिप नॉन लीनियर होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ये सेनन ने ये डेफिनेशन में अपनी थ्योरी में प्रूव किया। सो दिस इज द वेरी मच ग्राउंड रिक्वायरमेंट किसी भी सिक्योर क्रिप्टो सिस्टम को बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। अब ये जब आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग होगी देन आप एक अच्छा फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे जो कि सिक्योर होगा, इनक्रिप्शन फंक्शन, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ए एल्गोरिथम। जस्ट हम उसका स्टेटमेंट लेकर के डिस्कस करेंगे, हम उसे प्रूव नहीं करेंगे, ओके। तो वो एल्गोरिथम आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देगी। सो थ्योरम कुछ ऐसे, सॉरी एल्गोरिथम नहीं थ्योरम। सो वो थ्योरम कुछ ऐसे है, लेट मी राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट। सो द थ्योरम ऑफ which was given by Shannon says that suppose P C K E D ये क्रिप्टो सिस्टम है, सपोज ये इज ए क्रिप्टो सिस्टम where plain text space is equal to सिफर टेक्स्ट स्पेस साइज, ठीक है। ये प्लेन टेक्स्ट कैलीग्राफिक पी है ये, इसका मतलब ये नॉर्म लगा है ना, या जो मॉड लगा है इसका मतलब है हम इसकी साइज की बात कर रहे हैं। प्लेन टेक्स्ट स्पेस का साइज इक्वल टू होना चाहिए सिफर टेक्स्ट स्पेस का साइज एंड इक्वल टू की स्पेस।
दैट मीन्स ये जो तीनों सेट हैं, ये सेट हैं, इनका साइज इक्वल होना चाहिए। सो ये मान के चल रहे हैं एक्चुअली इस थ्योरम में, ये मान लिया कि सपोज ये क्रिप्टो सिस्टम ऐसा है जिसमें ये तीनों सेट्स का साइज सेम है, देन द क्रिप्टो सिस्टम provides perfect secrecy, SECRE, secrecy, if and only if every key is used with equal probability, that is 1 by the size of this set k, 1 by k, and for every y belongs to C, y क्या है ciphertext, that means ciphertext, there is a unique key k belongs to this set k such that e k जो आपकी की है को आप x से इनक्रिप्ट करते हैं, देन यू रिसीव y। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस थ्योरम सेइंग। सो ये थ्योरम कह रही है कि अगर आपको एक परफेक्ट सिक्योर सिस्टम बनाना है, क्रिप्टो सिस्टम बनाना है, तो पहली चीज़ तो ये है आपको ये कंडीशन लेके चलना है, ये अज्यूम करना है। दैट मीन्स एक ऐसा प्लेन टेक्स्ट डिजाइन करते समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लेन टेक्स्ट स्पेस, सिफरटेक्स्ट स्पेस और की स्पेस तीनों का साइज सेम हो। और ये साइज सेम कम होगा जब प्लेन टेक्स्ट जितना साइज प्लेन टेक्स्ट का ले रहे हैं उतना ही साइज का आउटपुट, दैट मीन्स सिफर टेक्स्ट जनरेट होना चाहिए। सो अगर आप प्लेन टेक्स्ट लेट से 1024 बिट का ले रहे हैं तो सिफर टेक्स्ट भी 1024 बिट का जनरेट होना चाहिए, है ना, एंड की का साइज भी 1024 बिट होना चाहिए। ये इनका कहने का मतलब है। हालांकि कई बार आप देखेंगे हम आगे के सिस्टम में कि की का साइज हम सेम नहीं लेते हैं, लेकिन इंटरनली हम की इतने ही साइज की जनरेट कर लेते हैं कि हम कम साइज़ की लेंगे। तो यहाँ कहने का मतलब है कि पी सी के तीनों सेट्स का साइज सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है देन आपको परफेक्ट सीक्रेसी सिस्टम बनाने के लिए अब की का सिलेक्शन जो है ना कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है कि आपके जो की जो है कोई भी की आप चूज कर रहे हैं इस सेट से, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए हर की के लिए। तो दैट मीन्स आपके की स्पेस में बहुत सारी की हैं जिसको हम लेट से कैपिटल के का मॉड, इसको लेट से अज्यूम कर लेते हैं कि ये n कीज हैं इस सेट में टोटल, k1 k2 एंड सो ऑन kn। तो आप कोई भी की चूज करें इसमें से, लेकिन वो की आप कैसे चूज करें, रैंडमली। सो जो भी की आप इस्तेमाल कर रहे हैं ऑल की हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स अटैकर को गैस करने से के लिए भी आप क्लू नहीं दे रहे हैं, मेन चीज़, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट में ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चलेगा, लेकिन की स्पेस पर ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म। इसे हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या है, क्या किसी भी की के सेलेक्ट होने के चांस क्या है, 1/n है, इक्वल चांस है। चाहे की k1 है, k1 के यूज होने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लेट से की आपने k1 चुनी, k इक्वल टू k1 है तो इसके भी चांस 1 है, 1/n है। प्रोबेबिलिटी ऑफ k इक्वल टू k2 आपने चुन ली, उसके भी चांस 1/n है, एंड सो ऑन। प्रोबेबिलिटी ऑफ k इक्वल टू kn, आपने kn को की चुना, इसके भी चांस 1/n है। तो जब हर की के यूज होने के चांस 1/n है तो अटैकर के सामने अब गैस करने का ऑप्शन नहीं बचता है कि वो कौन सी की को प्रेफर करे। अगर मान लीजिए ऐसा हो कि एक की को चांस करने k1 की जो है ना उसके यूज होने के चांस k इक्वल टू k1 हो, इसके चांस 50% है, मान लीजिए 1/2 है, तो क्या होगा, अटैकर सबसे पहले यही की ट्राई करेगा क्योंकि मालूम है उसको इसके चांस 50% है और हाई प्रोबेबिलिटी के साथ वो सक्सेसफुल भी हो सकता है गैस करने में की। सो ब्रूट फोर्स अटैक जब भी लगाएगा तो वो इस जानकारी को इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन अगर आप अटैकर के सामने ये सिचुएशन अराइज होती है तो आप उसे सारी की ट्राई करके देखना पड़ेंगे, वो कोई इसमें दिमाग लगा करके काम नहीं कर सकता।
तो ये किस लिए है कि हम अटैकर को फोर्स करें कि वो कुछ खास की को ट्राई ना करे, कुछ खास सबसेट ऑफ कीज को ट्राई ना करे, सारी की को ट्राई करना पड़े उसे। तो जब वो सारी की को ट्राई करना पड़ेगा, दैट मीन्स उसे पूरा की स्पेस एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तो उसे फिर कुछ भी जानकारी नहीं मिलेगी। एंड दूसरी चीज़ आपने देखा हो कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट और की का साइज भी सेम है। पी आप देख सकते हैं ना, पी इक्वल टू सी, सॉरी पी इक्वल टू के। इसका मतलब जितने साइज का प्लेन टेक्स्ट है उतने साइज की है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको कहाँ से मिली थी? ये आपको देखने को मिला होगा। अगर ये साइज अलग अलग होता है, मतलब जनरली अगर पी का साइज बड़ा हो गया, कैसे, साइज ऑफ पी ऐसे लिख लेते हैं, साइज ऑफ पी, इसका मतलब साइज ऑफ पी और वो ग्रेटर देन है के से, तो इसका मतलब क्या होगा? आपको इस की को रिपीट करके यूज करना पड़ेगा ना। और जब आप रिपीट करते हैं तो आपने देखा था विजनेर सिफर में आपको देखने को मिला था कि क्या इशू आया था। ओके, सो ये कुछ अंडरस्टैंडिंग है। तो दिस थ्योरम सेज दैट कि अगर आपको परफेक्ट क्रिप्टो सिस्टम बनाना है तो पहली चीज़, तीनों का साइज सेम होना चाहिए। दैट मीन्स जनरली प्लेन टेक्स्ट और की का साइज सेम लेना है आपको, और ओबियसली सिफर टेक्स्ट सेम जनरेट होता ही होता है सेम साइज का। तो ये एक कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है परफेक्ट सीक्रेट सिस्टम बनाने के लिए। दूसरा है कि कोई भी की के यूज होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होना चाहिए, हालांकि ऐसा हो नहीं पाता है। सो परफेक्ट सिस्टम बनाना मुश्किल है, but there are some other ways to realize the perfect system. So this theorem gives an understanding कि आपको perfect क्रिप्टो सिस्टम बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो एक हम अंडरस्टैंडिंग यहाँ से लेकर के ही चलते हैं कि प्लेन टेक्स्ट और के का साइज, पी और के का साइज सेम होना चाहिए। ये लर्निंग आपको याद है, हमने बिजनेस सिफर में भी कंक्लूड किया था। जो हमें शिक्षा मिली थी ना बिजनेस सिफर के एनालिसिस से, वो यही तो थी कि अगर पी का साइज के साइज के बराबर होगा तो फिर बिजनेस सिफर पर जो अटैक था ना, जो एम आप गैस कर पा रहे थे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि की रिपीट नहीं होगी तो आपको रिपीटेशन नहीं मिलेगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू अटैक दैट सिस्टम। ओके, सो अब कोई क्वेश्चन परफेक्ट सीक्रेसी पे? आई होप मैंने बहुत सारा जो है ना डिस्कशन आपके सामने कर लिया है। तो इतने के बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। हैं, आ गया समझ में? अब आप सोचिए, मैंने, चलिए, तो अब हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। तो हालांकि ये जो सैनन ने जो थ्योरम दी थी, ये आइडियलिस्टिक बात है कि एक परफेक्ट सिक्योर सिस्टम बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्यों है इम्पॉसिबल? क्योंकि मैंने कहा था इसके लिए आप वन टाइम पैड देखिए, क्योंकि परफेक्ट सिस्टम आप जब बनाएंगे तो एक आप सीधा सीधा यही देखिए ना कि जब प्लेन टेक्स्ट का साइज की के साइज के बराबर है। जैसे वन टाइम पैड का एग्जांपल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वन टाइम पैड में एक्चुअली क्या होता है कि ये सेंडर है सपोज, वन टाइम पैड से आप डिस्कस कर सकते हैं ये क्या इशू आ सकता है, एंड इस साइड रिसीवर है। ओके, सेंडर इज सेंडिंग समथिंग टू द रिसीवर। नाउ वन टाइम पैड में क्या होता है कि इंक्रिप्शन कैसे होता है कि एक तरफ से आप एक की स्ट्रीम जनरेट कर रहे हैं, कंटिन्यूस की स्ट्रीम आ रही है, स्ट्रीम मतलब सीक्वेंस ऑफ बिट्स आ रहा है, और इधर से आपका आ रहा है, लेट मी ड्रॉ समवेयर एल्स। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में आप सिंपल एक्सऑर फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो एक्सऑर को आप दो इनपुट दे रहे हैं, इधर से आ रही है की स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब है सीक्वेंस ऑफ बिट्स, और इधर से एक इनपुट आ रहा है मैसेज स्ट्रीम। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं मैसेज स्ट्रीम। ठीक है, सो स्ट्रीम में मतलब कंटिन्यूस बिट्स आएंगी, एक बिट मैसेज की जाएगी एक्सऑर ऑपरेशन को, एक बिट की स्ट्रीम की आएगी, दोनों का एक्सऑर होगा, और आउटपुट से फिर एक बिट का सिफर टेक्स्ट जनरेट होगा। तो ऐसे एक एक करके बिट्स आ रही हैं, एक बिट आ रही है, दोनों का एक्सऑर हो रहा है, एक बिट यहाँ से आ रही है, एक बिट यहाँ से आ रही है, दोनों का एक्सऑर हुआ, और एक बिट यहाँ जनरेट हो रही है, फिर अगली बिट आई, यहाँ से एक अगली बिट आई, और दोनों का एक्सऑर हुआ, और सिफर टेक्स्ट की अगली बिट जनरेट हुई। तो दैट मीन्स आपने जो जनरेट की वो सिफर टेक्स्ट स्ट्रीम जनरेट हो रही है इधर। ठीक है, सो ये सिफर टेक्स्ट स्ट्रीम ट्रेवल करके पहुंची रिसीवर के पास। रिसीवर भी क्या कर रहा है, एक्सऑर ऑपरेशन कर रहा है। रिसीवर ने भी क्या किया, सेम की स्ट्रीम, एग्जैक्टली सेम रिप्लिका यहाँ पर, क्योंकि एक्सऑर ऑपरेशन में क्या है
कि आपको इनक्रिप्शन करना है, तो जैसे मान लीजिए आपका मैसेज एक्स था, आपने उसे के से इनक्रिप्ट कर दिया, तो ये आपका आउटपुट हो गया के एक्स, वाई आ गया लेट से। अब वाई से आपको एक्स वापस निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्शन कैसे होगा, वाई में आप दोबारा से के से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जब वाई मल्टीप्लाई मतलब सॉरी एक्स और कर दीजिए, तो वाई क्या था आपका, वाई की वैल्यू क्या है, के एक्स और ये वाला के। अब एक्स और ऑपरेशन में आपको मालूम होगा कि 1 एक्स और 1 क्या होता है, 0। तो आप और ये एसोसिएटिव होता है, तो आई कैन राइट लाइक दिस, के एक्स और के एक्स और एक्स, और ये कितना हो जाएगा, 0। सेम है ना, सेम एक्स और का मतलब होता है जब इनपुट दोनों सेम होते हैं, दोनों 1 है तो 0 होता है, या दोनों 0 हो तो भी 0 होता है। डिफरेंट होते हैं तब आउटपुट 0 आता है, तो डिफरेंट ये दोनों नहीं है, ये सेम है तो आउटपुट 0, और ये एक्स और एक्स। और अब आपको मालूम है जब एक इनपुट 0 होता है एक्स और गेट में, एक्स और गेट में याद होगा एक्स और की टेबल में एक इनपुट आपको मालूम है 0 है, तो जब एक इनपुट 0 हुआ तो दूसरा इनपुट अगर 0 हुआ तो आउटपुट क्या आएगा, 0। और एक इनपुट 0 हुआ, दूसरा इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आता है, 1। इसका मतलब क्या हुआ, एक इनपुट जब 0 है तो दूसरा इनपुट अगर 0 है तो 0 मिलेगा, 1 है तो 1 मिलेगा। दैट मीन्स दूसरा इनपुट अगर x है तो आउटपुट में आपको x ही मिलने वाला है, x 0 है तो 0 मिलेगा, x 1 है तो 1 मिलेगा। तो एक इनपुट अगर फिक्स हो जाता है 0 तो दूसरा इनपुट एज इट इज बाहर निकल के आ जाता है एक्स और में, तो ये क्या हो गया x। तो इस तरीके से आप डिक्रिप्शन कर सकते हो। तो वन टाइम पैड में डिक्रिप्शन कैसे होगा, यहां से स्ट्रीम आपकी ये आ रही है सिफर टेक्स्ट स्ट्रीम, यहां से की स्ट्रीम आ रही है, और ये की स्ट्रीम सेम चाहिए, क्योंकि सेम ही ये जब होगा तभी आपका डिक्रिप्शन सक्सेसफुल होकर के एक्स आपको मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा इसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर ये के और के डैश हो तो फिर एक्स और का मतलब ही नहीं है, फिर नहीं मिलेगा आपको वापस एक्स। तो सेम की स्ट्रीम आएगी इधर से, ये सिफर टेक्स्ट स्ट्रीम आएगी, और आपको सेम प्लेन मैसेज स्ट्रीम मिल जाएगी रिसीविंग साइड। ठीक है, तो ये वन टाइम पैड है, और वन टाइम पैड परफेक्टली सिक्योर है, क्योंकि इसमें क्या है, क्या आपकी स्ट्रीम का भी साइज सेम है। सो की स्ट्रीम का लेट से साइज अगर के है तो दिस विल बी इक्वल टू द मैसेज स्ट्रीम साइज, मैसेज स्पेस लेट से कैपिटल एम है, और सिफर टेक्स्ट स्पेस साइज, तीनों का साइज सेम है। तो ये सैनन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो गया। और इसमें जो की यूज हो रही है वो रैंडमली हो रही है, जो की स्ट्रीम है आपका रैंडम है। सो दैट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी जो आपकी थी 1/1 के रहेगी हर एक की। ठीक है, आप चाहें तो इसे प्रूव भी कर सकते हैं, इसका प्रूफ बुक में पढ़ सकते हैं, अवेलेबल है। तो ये जो थ्योरम हमने डिस्कस की थी ये उसकी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वन टाइम पैड परफेक्टली सिक्योर होता है। लेकिन वन टाइम पैड के साथ चैलेंज क्या है, देखिए क्यों वन टाइम पैड यूज नहीं होता। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब आप जितने साइज का मैसेज भेज रहे हैं उतनी साइज की आप यूज कर रहे हैं इनक्रिप्ट करने में, है ना। अब जब रिसीविंग साइड पर सेम की स्ट्रीम जनरेट करना है आपको, और ये कैसे आप करेंगे जनरेट एग्जैक्टली तो इसके लिए ऑब्वियसली यही की स्ट्रीम आपको रिसीवर को भी भेजना पड़ेगी, है ना। ये की स्ट्रीम रिसीवर को भी भेजना पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं जितने साइज का मैसेज था उतने ही साइज की स्ट्रीम आपको चुपचाप से सिक्योरली रिसीवर के पास भिजवाना है। तो जब आप की स्ट्रीम अगर मान लीजिए, एक क्वेश्चन उठता है कि जब आप की स्ट्रीम सिक्योरली भेज सकते हैं तो उतने ही साइज का की स्ट्रीम की जगह मैसेज स्ट्रीम भेज लीजिए ना, जो ऑप्शन है वहां से उसी ऑप्शन को यूज करते हुए। क्यों आप ये सब इतना तामझाम कर रहे हैं, समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको मैसेज स्ट्रीम भेजना है, तो मैसेज स्ट्रीम का साइज हो, लेट से आपको मैसेज भेजना है n बिट्स का रिसीवर के साइड पर, तो आपने इनक्रिप्ट करके n बिट का सिफर टेक्स्ट रिसीवर को भेज दिया। सिफर टेक्स्ट भी जो है ना कितने बिट्स का है, n बिट्स का। अब लेकिन आपको मैसेज से सिफर टेक्स्ट बिट जनरेट करवाना है, ये मैसेज था m और इससे आपको y जनरेट किया और y से वापस m जनरेट करवाना है। तो रिसीविंग साइड पर आपको सेम की स्ट्रीम जो कि आपने यहां यूज की थी वही की वही एग्जैक्टली और उतने ही साइज की इसको भी सेंड करना है रिसीवर को। जब ये रिसीवर के पास आएगी तभी रिसीवर इससे एक्सऑर करके मैसेज निकाल पाएगा। तो जब आप, मैं ये कह रहा हूं कि अब आपको की स्ट्रीम सिक्योरली रिसीवर के पास भेजना है, तो अब क्वेश्चन बेसिक उठता है कि जब आप की स्ट्रीम को सिक्योरली रिसीवर के पास भेज सकते हैं तो की स्ट्रीम की को ना भेजते हुए सीधा उसी साइज की जब आपको भेजना है तो मैसेज प्लेन टेक्स्ट स्ट्रीम को भी वहीं से भेज दीजिए ना। क्यों आप ये इंक्रिप्शन करने का नाटक कर रहे हैं, यस और नो।
गॉट माई पॉइंट? जितने साइज का आपको दूसरे सिक्योर चैनल से, आप इस चैनल से नहीं भेज रहे हैं जहां से सिफर टेक्स्ट भेजना है, आप दूसरे चैनल से सेम जो है ना की को भेजना चाहते हैं, तो जब की को आप सिक्योरली भेज सकते हैं, तो की ना भेजते हुए मैसेज ही भेज दो ना सीधे। अलग चैनल क्यों इस्तेमाल कर रहे हो अनसिक्योर? जो सिक्योर वाला है उसी से भेज दो। तो ये वन टाइम पैड के साथ प्रैक्टिकल चैलेंज है कि जितने साइज की स्ट्रीम चाहिए है आपकी, जो मैसेज जितने साइज का है उतने साइज की आपको भेजनी पड़ेगी। और की स्ट्रीम तो आप इस चैनल से भेज नहीं सकते, क्योंकि अगर आप की स्ट्रीम एज इट इज इस चैनल से भेज देंगे तो रिसीवर जब सिफर टेक्स्ट स्ट्रीम पढ़ सकता है तो की स्ट्रीम को भी एक्सेस कर लेगा, और की स्ट्रीम आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो ये की स्ट्रीम इधर जाएगी सिक्योरली थ्रू सम सिक्योर चैनल। तो अब क्वेश्चन ये है बेसिक कि जब आप सिक्योर चैनल से की स्ट्रीम भेज रहे हैं तो की स्ट्रीम ना भेजते हुए मैसेज ही यहीं से भेज दीजिए ना। ये सब करने की क्या जरूरत है? तो इसलिए वन टाइम पैड क्या है, प्रैक्टिकल नहीं है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। सो जो इन प्रैक्टिकल सिस्टम्स में वन टाइम पैड यूज नहीं होता। हालांकि वन टाइम पैड का आप स्मॉल शॉर्ट मैसेजेस भेजने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी कुछ बट लेकिन स्मॉल शॉर्ट मैसेज के लिए हम भेज सकते हैं, उसमें भी हमें ये वर्डन तो ले ही रहे हैं की स्ट्रीम से। एक इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन आएगा, आप आगे हम देखेंगे। ये की स्ट्रीम क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये की स्ट्रीम इधर जनरेट हो जाए, जो की स्ट्रीम आप यूज कर रहे हो वो यहीं जनरेट हो जाए? तो इसके लिए रैंडम सीक्वेंस के बारे में, अब ये दोनों हम क्या कहते हैं, की स्ट्रीम रैंडम होना चाहिए। क्योंकि हम क्या कह रहे थे कि जो शैनन की थ्योरम में, शैनन की थ्योरम ने क्या कहा था कि हर की के यूज होने की सेम प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। तो हर बिट के जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी जब, तो हर बिट की जब जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी, बिट 1 हो या 0, उनकी प्रोबेबिलिटी सेम है हर बिट की, तो इसका मतलब हो गया कि ये सीक्वेंस रैंडम होना चाहिए। लेकिन रैंडम सीक्वेंस जनरेट नहीं हो सकती। जो आप यहाँ जनरेट कर रहे हैं नेसेसरी नहीं है ये वहाँ वहीं ये भी जनरेट हो। जैसे मान लीजिए आपने दो फेयर कॉइन ले लिए, और एक जगह पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दूसरे रूम में आपका दोस्त एक्सपेरिमेंट कर रहा है अलग अलग कॉइन से, दोनों कॉइन फेयर हैं, तो जरूर नहीं है ना दोनों का आउटपुट सेम आएगा, क्योंकि आउटपुट रैंडम है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हर बार सेम आउटपुट आएगा, सेम सीक्वेंस जनरेट हो करेगा मतलब आप। ओके, तो ये एक इशू है। तो की स्ट्रीम को आपको अल्टीमेटली सेंड करना पड़ेगा किसी अदर वे में, और सेंड करने का मतलब हुआ कि आप मैसेज ही नहीं भेजना की स्ट्रीम की जगह पे। ओके, और रैंडम दोनों साइड जनरेट नहीं हो सकती, हालांकि सूडो रैंडम सीक्वेंस जनरेट हो सकती है। सो वी विल सी दैट आगे कुछ क्रिप्टो सिस्टम्स में हम की स्ट्रीम जनरेट तो करते हैं, लेकिन वो की स्ट्रीम रैंडम नहीं होती है, वो सूडो रैंडम होती है। ओके, सो ये वन टाइम पैड के साथ प्रॉब्लम है कि वो इम्प्रैक्टिकल है। ओके, सो इसके बाद शैनन ने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए, जिसको हम बोलते हैं कन्फ्यूजन एंड डिफ्यूजन। सो शैनन ने कहा प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप वन टाइम पैड जैसा सिस्टम बना लें, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप कन्फ्यूजन एंड डिफ्यूजन से कुछ हद तक एक सिक्योर सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। तो कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन का मतलब क्या है, लेट्स सी। तो लेट्स से ये आपका प्लेन टेक्स्ट स्पेस है, सॉरी यहाँ नहीं आएगा ये प्लेन टेक्स्ट स्पेस, और ये रहा आपका सिफर टेक्स्ट स्पेस। सिमिलरली यहाँ पर इन तीनों के बीच में होगा, मैं यहाँ पर बना ड्रॉ कर देता हूँ, आपका की स्पेस है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट पहले डिफ्यूजन। नाउ आपको याद होगा कि जब आप एक प्लेन टेक्स्ट को एक सिफर टेक्स्ट के साथ मैप करते हैं, सो प्लेन टेक्स्ट आपका लेट्स से पी था और सिफर टेक्स्ट था सी। सो पी को आपने सी में मैप किया यूजिंग इनक्रिप्शन एल्गोरिथम, जो भी आपने इनक्रिप्शन एल्गोरिथम बनाई थी, तो पी को सी में मैप कर दिया आपने, मतलब पी से पी को सी में बदल दिया। सो एक रिलेशन है इन दोनों के बीच में, और वो रिलेशन हम क्या चाहते हैं, कैसा हो, नॉन लीनियर हो। तो आपको याद होगा शिफ्ट सिफर में कि जब आप एक लेटर को ट्रांसलेट करते थे, तो लेट से आपने पी एक लेटर था जिसमें +2 कर दिया, तो सी जो बनता था वो पी का +2 होता था, है ना। तो उससे क्या होता था कि जो लेटर था, लेट्स से ई था, ये ई जो ना जेड में ट्रांसलेट हो गया, तो ई की जो स्टैटिस्टिक्स थी वो किस में चली जाती थी, जेड में। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप
प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में जब ट्रांसलेट करते हो इस इनक्रिप्शन एल्गोरिथम से, तो प्लेन टेक्स्ट का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, इस पी पर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, पी हैव इट्स हैव ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हर मैसेज के साथ एक प्रोबेबिलिटी जुड़ी हुई है, उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जुड़ी हुई है, और डिस्ट्रीब्यूशन हम इसे इसलिए बोलते हैं कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, हर मैसेज की प्रोबेबिलिटीज को सबको जोड़ के 1 आएगा, तो हम उसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर इस पर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड सिफर टेक्स्ट पर भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सिफर टेक्स्ट सी होने की भी तो कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, तो हर सिफर टेक्स्ट के जनरेट होने की कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। सो सिफर टेक्स्ट के साइड भी यहां भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वर्क कर रहा है, यहां भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इस सेट पर। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ जब आप इन दोनों को एक फंक्शन से इनके बीच में ट्रांसलेशन शुरू करते हैं पी से सी में, तो जब आप पी से सी में ट्रांसलेशन करते हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक रिलेशन क्रिएट होता है इस ऐप की वजह से। ये ऐप क्या कर रहा है, इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ डिफरेंसेस ला रहा है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन थे अलग अलग, तो इनमें एक कनेक्शन क्रिएट कर देता है ऐप, ठीक है। सो देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन दीज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूशन में ऐप लगाने से यहां पर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होगा, ठीक है। तो उनके कनेक्शन को आपका ये फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। सो बोथ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैव सम रिलेशनशिप। ओके, याद है ना आपको, हमने इसलिए शिफ्ट सिफर में इसी रिलेशनशिप को इस्तेमाल किया था। हमने क्या कहा, रिलेशनशिप क्या देखी थी हमने, लीनियर रिलेशनशिप के। क्या होता है कि एक लेटर की प्रोबेबिलिटी किसी दूसरे लेटर पर ट्रांसलेट होकर के पहुंच जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा बदलता है, लेकिन अपनी शेप थोड़ी सी बदल देता है, लेकिन होता वही है एग्जैक्टली, सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। तो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्म होकर इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐप की वजह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक नए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो सी पर एप्लीकेबल है। तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में जो रिलेशनशिप है ये अगर लीनियर है, तो आप इस डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी से और ऐप की जानकारी से ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, और आप फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हेल्प से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मैसेज जो है ना सिफर टेक्स्ट सी है, तो कौन सा मैसेज प्लेन टेक्स्ट रहा होगा, ये आप बता पाते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये प्रिजर्व रहता है, जैसा आपने उसमें देखा था कि हमने शिफ्ट सिफर में ये डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए अटैक किया था और की पता कर ली थी, है ना। तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब नहीं होगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन पूरे लेटर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो फिर ये आप इस डिस्ट्रीब्यूशन से इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं स्टैटिस्टिकली, ठीक है। तो इस जानकारी को छुपाने के लिए सेनन ने कॉन्सेप्ट दिया कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी का, तो ये आप फंक्शन जब इस पर लगाएंगे प्लेन टेक्स्ट पर इंक्रिप्शन फंक्शन, तो ये इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिसेप्रेट कर दे, फैला दे पूरे लेटर्स पर अलग अलग। जैसे मैंने कहा था ना, पॉली अल्फाबेटिक सिफर का मतलब यही तो था, हम पॉली अल्फाबेटिक सिफर में यही करने की कोशिश करते थे कि एक लेटर की प्रोबेबिलिटीज कई लेटर पर चली जाए, फैल जाए, मतलब हम उसे डिसेप्रेट करते हैं, पूरे सेट में बांट दें, सब जगह एक जगह ना रखें, एक लेटर से एक लेटर पर ना भेज दें, एक लेटर की प्रोबेबिलिटी को मल्टीपल लेटर पर भेज दें। तो उससे क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन कई जगह फैल जाएगा, और जब फैल जाएगा तो ये रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो आप फिर इस डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं निकाल पाएंगे, और आपका मेथड कंपैरेटिवली मोर सिक्योर हो जाएगा, और स्टैटिस्टिकल अटैक्स जो है ना उनके अगेंस्ट में रेसिस्टेंट हो जाएगा, और आप फिर सी से पी नहीं कंप्यूट कर पाएंगे। तो इसके लिए सेनन ने कॉन्सेप्ट दिया था डिफ्यूजन का। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, डिफ्यूजन सेज दैट कि स्टैटिस्टिकल जो स्ट्रक्चर है प्लेन टेक्स्ट की, वो सिफर टेक्स्ट में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, प्रॉपरली डिसेपरेट हो जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। सो डिफ्यूजन है ये कॉन्सेप्ट जिसमें हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको सारे लेटर्स पर फैला देते हैं, बांट देते हैं, ठीक है। सो अगर आप ये डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग लेटर्स पर, मल्टीपल लेटर्स पर डिसेप्रेट कर देंगे, बांट देंगे, तो फिर क्या होगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है अटैकर इसकी मदद से
ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कंप्यूट कर पाएगा, और जब नहीं कंप्यूट कर पाएगा इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिस्टिकल अटैक से आप सी से पी कंप्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दूसरा एक और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। अब एक्चुअली क्या होता है, जब आप इसमें एफ लगाते हैं तो एक्चुअली इसमें अकेले पी और सी के बीच ही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, यहाँ से की और जो के कई सारी कीज हैं K1 K2 एंड सो ऑन Kn, इनके बीच में भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, सो की का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका इंपैक्ट जाता है सी के ऊपर। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है एक्चुअली ये इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीके से सम फंक्शन होता है। मल्टीप्लिकेशन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन बोलना चाहें तो वो रॉ टर्म है। मतलब ये है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होता है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का कॉम्बिनेशन है। सम फंक्शन से एफ ने क्या किया, इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को मिला करके इस पर जनरेट कर दिया है। तो एक तो है कि ये यहाँ से हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को ना पता कर पाए सी से, और सी से इस डिस्ट्रीब्यूशन को भी नहीं कंप्यूट कर पाए। तो जब आप इस यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इन डिस्ट्रीब्यूशन की जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को आप अगर कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो हम कहेंगे कि वी हैव अचीव्ड कन्फ्यूजन। सो कन्फ्यूजन का मतलब है टू मेक द स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन की एंड सिफर टेक्स्ट वेरी मच रैंडम और वेरी मच हाईली नॉन लीनियर। रैंडम टर्म का मतलब है सीधा हम नॉन लीनियर टर्म इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इनके बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप, या सिंपल टर्म में रॉ टर्म में कहें तो ये स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है। ये जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आप बना दें उतना अच्छा है। तो इससे क्या होगा, अटैकर ये डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करके और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करके इनके बीच रिलेशन नहीं निकाल पाएगा कि जब सिफर टेक्स्ट सी है तो की K1 है, ये जानकारी वो उसे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सैनन ने कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन दो डेफिनेशन दी, बुक में डेफिनेशन है जो मैंने एक्सप्लेन कर दी इनका मीनिंग। ये डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेना। तो जनरली ये जो काम कैसे किया जाता है, हम क्या करते हैं, ये इसको कन्फ्यूजन डिफ्यूजन को अचीव कैसे करते हैं। तो डिफ्यूजन को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्लेन टेक्स्ट के कई लेटर से मिलाकर के सिफर टेक्स्ट का एक लेटर कंप्यूट करते हैं। जैसे आपने हिल सिफर में देखा था, हिल सिफर में जो एक लेटर था प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट का, वो प्लेन टेक्स्ट के मल्टीपल लेटर से कंप्यूट होकर के जनरेट होता था। दैट मीन्स हम पॉली अल्फाबेटिक सिफर की बात कर रहे थे। सिमिलरली यहाँ भी हम यही बात कर रहे हैं कि एक सिफर टेक्स्ट कई की से जनरेट हो सकता है। ओके, सो यहाँ भी क्या होगा, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो ना, इनकी जो प्रोबेबिलिटीज है वो कई सिफर टेक्स्ट पर चली जाएगी। तो इससे ये जो क्रिप्टोनालिसिस है, स्टैटिस्टिकल अटैक इस पर लॉन्च करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन, जितना कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन स्ट्रांग होगा उतना ही आपके मेथड को क्रिप्टोनालिसिस करना, अटैक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो नाउ अब आप जब भी अब क्रिप्टो सिस्टम बनाएंगे तो सैनन ने एक पूरा गाइडलाइन दे दिया आपको, एक थ्योरी दे दी, आपको आइडियाज़ दे दिए कि आप ये करिए। तो आपको अब क्या करना होगा, जब आप एक क्रिप्टो सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में ये रहेगा हमेशा कि जब मुझे क्रिप्टो सिस्टम बनाना है तो मुझे स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन एंड डिफ्यूजन अचीव कर लेना है। अगर आपके क्रिप्टो सिस्टम में इसी तरीके से आप इसकी मदद से आप एवेल्युएट भी कर सकते हैं अपने क्रिप्टो सिस्टम को कि कितना स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन एंड डिफ्यूजन आपने अचीव किया है। उस पर डिपेंड करेगा कि आपका क्रिप्टो सिस्टम कितना रेसिलियंट है क्रिप्टोनालिसिस के अगेंस्ट में। तो जितना ये कन्फ्यूजन डिफ्यूजन ज़्यादा अच्छे से आएगा उतना आपका मेथड स्ट्रांग होगा। तो इसके लिए सैनन ने फिर एक सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन नेटवर्क भी दिया था, तो वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। उन्होंने उसका सिंपल कॉन्सेप्ट यही था कि आप कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन की कई स्टेज में करिए। एक स्टेज में आप कन्फ्यूजन डिफ्यूजन करके आप ये जो गोल है आपका डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब करने का, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप मल्टीपल लेवल ऑफ कन्फ्यूजन डिफ्यूजन करिए। तो आगे हम देखेंगे जब डीईएस पढ़ेंगे या फीस्टल सिफर डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन को हम अलग अलग लेवल पर कई राउंड्स में अचीव करते हैं और अल्टीमेटली सारे राउंड्स का कॉम्बिनेशन से एक फाइनल आउटकम ये आता है कि हम दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन एंड डिफ्यूजन अचीव कर लेते हैं। ठीक है, सो ये बेसिक बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट्स हैं किसी भी क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को डिजाइन करने के, और आप देखेंगे डिजाइन में यही फिलॉसफी लोगों ने फॉलो की हुई है। तो ये एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, इनकी मदद से हम क्रिप्टो सिस्टम बनाते हैं। तो ये इसेंशियल गाइडलाइंस हैं। तो आप जितने भी क्रिप्टो सिस्टम बनते हैं लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कन्फ्यूजन डिफ्यूजन कैसे लाया जाए, स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन। अब लाने के उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग मेथड में अलग अलग तरीका देखने को मिलेगा, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव होता है कि स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन एंड डिफ्यूजन लाया जाए। और जितना स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन डिफ्यूजन होगा
मेथड उतना ही क्रिप्टोनालिसिस के अगेंस्ट में रेसिस्टेंट होगा, खास करके स्टैटिस्टिकल अटैक्स के अगेंस्ट में। ठीक है, तो आज यहीं क्लोज करते हैं। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर नंबर 3 स्टॉलिंग का पढ़ के आएंगे, स्टॉलिंग की बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसमें फिस्टल सिफर और डीएस है। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिस्टल सिफर डिस्कस करेंगे और फिर डीएस पर भी जाएंगे डिस्कस करने के लिए।